दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट थ्योरी को देखने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये आपके बीपीएससी सहित अन्य पीसीएस और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप इस लॉकडाउन में घर पे बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो निस्संदेह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का पीडीएफ डाला जाता है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इसे बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये जो पार्ट 3 है, ये हम इससे पहले हमारा और भी 2 वीडियो आया है मॉक टेस्ट से संबंधित। आप अगर उसे नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट में उसे अरेंज किया है मैंने, आप उसे वहाँ पे जाकर देखिए और कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएँ। तो कुल मिलाकर 50 प्रश्न है इस वीडियो में भी और इसका कट ऑफ मार्क्स रखा गया है 38। तो आप अगर 38 से अधिक प्रश्नों को सही से हल करते हैं तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि 38 से अधिक प्रश्न यहाँ पे आपका सही हो। अगर 38 से कम भी है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस सीरीज को निरंतर देखें। आने वाले समय में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले वीडियो में जो हमने एक प्रश्न पूछा था, जो हमारा मॉक टेस्ट 2 था, उसमें 32 नंबर प्रश्न जो था वो हम थोड़ी सी गलती हो गई थी वहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा 32 नंबर का प्रश्न था, रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था। मैंने आंसर बताया था चार्ल्स डार्विन। तो ये गलती से ऐसा हो गया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जो भी प्रश्न में गलती से अगर मिस्टेक से गलत हो जाता है तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल देता हूँ। आप जितने भी वीडियो देखते हैं उसका अगर आपको किसी प्रश्न में संदेह हो तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए। वहाँ पे मैं अपना कमेंट डाल देता हूँ, तो वहाँ पे आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ये प्रश्न था जिसका आंसर गलत था। और एक और प्रश्न था जहाँ पे मैंने इसके बारे में, देखिए ये प्रश्न था, चाइना मैन एक पद है जिसे किस में प्रयोग किया जाता है। हालांकि मैंने इसका आंसर बताया था क्रिकेट, और मैंने बताया था कि आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मुझे पता चला चाइना मैन एक पद है जिसे क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर तो मैंने बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि इसमें थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी मैं इसका फाइनल आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा क्रिकेट। तो ये सारा चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे मॉक टेस्ट 3 को आरंभ करते हैं अब। और यहाँ पे जो जितने भी प्रश्न है इसकी प्रकृति एकदम से जो प्रारंभिक परीक्षा होती है बीपीएससी की, उसी के जैसे आपको देखने को मिलेगी। तो प्रत्येक प्रश्न को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस बीच आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह में, और सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में मौसिनराम में। और इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक बारिश किशनगंज में होती है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए देखेंगे भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चैलेंजर गर्त। विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त है चैलेंजर गर्त, और मैंने आपको ये प्रश्न पिछले एक वीडियो में भी बताया था। तो सबसे गहरी जो समुद्री गर्त है वो है चैलेंजर गर्त, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी गहराई की अगर बात करें तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। इस तरह के तथ्य आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा स्वर्ण उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है, जबकि भारत में सोने की खान कर्नाटक के एक जगह है कोलार, वहीं पे भारत में सोने की खान है। तो ये दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट होगा।
इस प्रश्न में उत्तर प्रदेश और बिहार के चंपारण क्षेत्र में थारू लोगों का निवास स्थान है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ई में इसका उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। थारू लोगों का निवास स्थान है उत्तर प्रदेश और बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवें ऑप्शन को भी आप ध्यान रखिए, ये आपको फंसा सकता है। और अगला प्रश्न जो है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा प्राकृतिक गैस। हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बस आप लोगों से एक लाइक की उम्मीद रहती है। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, ताकि और लोगों का भी हेल्प हो सके जो लोग बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए हमारा वीडियो उपयोगी है या नहीं, आपका एक कॉमेंट ही यह डिसाइड करेगा। आप अगर एक कमेंट करते हैं, जो नए व्यूअर आएंगे वो देखेंगे हाँ ये एक अच्छा कंटेंट है, ये उपयोगी हो सकता है, तो वो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर होगा सातवें का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो आंसर होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? आंसर होगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न, संगमरमर इनमें से क्या है? तो 9वें नंबर का यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कयांतरित चट्टान। संगमरमर इनमें से क्या है? तो हमारा आंसर होगा कयांतरित चट्टान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये जो कयांतरित चट्टान है, ये चूना पत्थर का ही परिवर्तित रूप है। संगमरमर चूना पत्थर का ही परिवर्तित रूप है। और आप सभी को पता होगा जो ताजमहल है, जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया है ताजमहल को, उसके निर्माण में भी संगमरमर का ही प्रयोग किया गया था। और आप सभी को पता हो कि ये ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर का पत्थर राजस्थान से मंगाया गया था। राजस्थान में एक खान है मकराने की खान, उसी जगह से संगमरमर के पत्थर को मंगाकर ताजमहल के निर्माण में इसका उपयोग किया गया था। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 10वां प्रश्न, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र। पृथ्वी का निकटवर्ती ग्रह है शुक्र। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए फिर से, कल मैंने आपको बताया था। चलिए फिर से बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के दोनों ओर, मैंने पिछले वीडियो, कल का वीडियो जो था, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, पृथ्वी के दोनों तरफ जो ग्रह है वो एक तरफ है शुक्र और एक तरफ है मंगल। तो शुक्र था सूर्य की ओर। मान लीजिए हमारा शुक्र है, सूर्य है, तो सूर्य के सबसे निकटवर्ती जो ग्रह था वो था बुध। यहाँ पे आता है बुध, फिर हमारा आता है शुक्र। ये हमारा शुक्र है, ठीक है। इसे आप मान लीजिए शुक्र। तो ये हमारा हो गया सूर्य, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, फिर ये हमारा पृथ्वी, फिर ये हमारा मंगल। तो पृथ्वी के दोनों तरफ, एक तरफ शुक्र है, एक तरफ मंगल है। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है।
तो दोनों तरफ तो हो गया शुक्र और मंगल, अगर निकटतम की बात करेगा तो शुक्र है जो पृथ्वी से निकटतम है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वो आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद आता है अदर ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? किस वजह से महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि समुद्र का जल स्तर जो होता है वो एक निश्चित अंतराल पर प्रतिदिन ऊपर उठता है, और इसी प्रकार जल स्तर के ऊपर उठने और नीचे उतरने को क्रमशः ज्वार भाटा कहा जाता है। जल स्तर जो होता है ऊपर नीचे करता है, तो इस प्रक्रिया को ही ज्वार भाटा कहा जाता है। और पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सू नहर किसे जोड़ती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुपीरियर और ह्यूरन को। शू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन को जोड़ती है। जो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील है, इस सब के बीच में एक सेंट मेरी प्रपात है, तो उसी से बचने के लिए शू नहर का निर्माण किया गया था। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए ये शू नहर का निर्माण किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुपीरियर और ह्यूरन। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद स्वीकृति के पूर्व। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? तो आंसर होगा संसद स्वीकृति के पूर्व। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद एक आकस्मिक निधि का क्या कहते हैं स्थापना करता है, जो कि राष्ट्रपति के अधीन होता है, और वह संसदीय स्वीकृति के पूर्व ही उसका खर्च कर सकता है, यानी कि संसदीय स्वीकृति से पूर्व उसको खर्च कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद एक आकस्मिक निधि की स्थापना करता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम यहाँ पे अगला प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न क्या है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता था? तो आंसर होगा कैबिनेट मंत्री के। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने कई बार बताया है आपको योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग जो था उसकी स्थापना 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और इसे 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है, उसके द्वारा इसके स्थान पर एक नए आयोग का स्थापना किया गया, जिसका नाम था नीति आयोग। और नीति आयोग से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके अध्यक्ष हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के ही तरह इसमें भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी कि जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। योजना आयोग से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। और फिर नीति आयोग का जो स्थापना किया गया है, नीति आयोग से भी कई बार महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा गया। 2-4 ही प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के पूछा गया है। तो नीति आयोग के बारे में जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है? यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसको किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे 16वां नंबर प्रश्न क्या है। 16वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वां संशोधन। 16 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अगला प्रश्न 17वां नंबर प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफी इजी प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेबी कृपलानी। 17 का आंसर होगा झंडा समिति के अध्यक्ष थे इनमें से जेबी कृपलानी। 17 का ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानूनी सलाहकार। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आंसर होगा कानूनी सलाहकार। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त विषय एवं सरकार के पक्ष में न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और महान्यायवादी के ही कार्यों में सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 4 अपर सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किया जाता है। जो महान्यायवादी होता है उसके कार्य में उसकी मदद करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 4 अपर सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो यह एक प्रकार से कानूनी सलाहकार होते हैं, यह प्रकार से कानूनी सलाह देते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आप कह सकते हैं यह एक कानूनी सलाहकार है जो महान्यायवादी के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानूनी सलाहकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसद। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में सन्निहित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसद। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न और 20वां प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 51। आर्टिकल 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार राज्यों को क्या निर्देश जारी कर सकती है? इन सब में से केंद्र सरकार राज्यों को क्या निर्देश जारी कर सकती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ये वाला सेक्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार राज्यों को क्या निर्देश जारी कर सकता है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये तीनों होगा, संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में और समवर्ती सूची के संदर्भ में। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। मैं आपको कई बार बताया है कि ऑप्शन नंबर ई को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बीपीएससी एग्जाम में आप शामिल होने वाले हैं तो ऑप्शन नंबर ई का भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई आपको किस प्रकार से फंसा सकता है इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो अधिक होने की संभावना होगी, नहीं तो आपका बहुत सारा प्रश्न गलत हो जाएगा।
तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देखेंगे। 22वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? 23 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। अवमूल्यन का अर्थ है सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात बंद। आयात और निर्यात पूरी तरह से ठप होना, पूरी तरह से बंद होना, बंद अर्थव्यवस्था का यही मतलब है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1946 में। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 1946 में हुई थी। आज़ादी से 1 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की समस्या क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। लघु उद्योग की समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक वाला सेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक तो हो गया। लघु उद्योग की समस्या इनमें से क्या है? तो पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, ये 3 समस्याएं हैं लघु उद्योग की समस्या। जो बिजली की समस्या है इसके अंतर्गत नहीं है। बिजली की समस्या को आप काट सकते हैं। तो ये 3 जो है लघु उद्योग की समस्या है, पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? कौन से प्रत्यक्ष कर हैं इनमें से? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर होगा आयकर यानी कि इनकम टैक्स। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर हैं? तो आंसर होगा आयकर। और आप सभी को बता दूं कि जो कर उपभोक्ताओं और नागरिकों पर सीधे तौर पर लगाए जाते हैं उसे ही प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे कि आयकर इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तो जो कर नागरिकों और उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर लगाए जाते हैं वही प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयकर। इनमें से आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी आपको बताया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कोलार स्वर्ण खदान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सूती कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। भारत में सूती कपड़ा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 30वां नंबर प्रश्न, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन शॉलक। पोलियो के टीके की खोज किया गया था जॉन शॉलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, पोलियो के टीके की खोज किया गया था जॉन शॉलक के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फर्न। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फर्न में फूल नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 32वें नंबर का यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120/80। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। दोस्तों ये वीडियो आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं, इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तल दर्पण। जो साइड मिरर के रूप में आप देखते होंगे किसी भी गाड़ी में, कार में, मोटर बाइक में, जो साइड में जो मिरर लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे के दृश्य अवलोकन के लिए, वो बेसिकली उत्तल दर्पण होता है। तो इसका आप ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप सभी को बता दो कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण से सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो आप आसानी से उसे देख पाएंगे। जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण पर वो एकदम से सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है। और यही वजह है कि दृश्य अवलोकन के लिए, पीछे का दृश्य अवलोकन के लिए कार, मोटर बाइक आदि चीज़ों में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन काम आता है? तो यहाँ पे 34वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लग जाना चाहिए? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लग जाना चाहिए? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 दिन। बीसीजी का टीका किसी भी नवजात शिशु को 7 दिन के भीतर लगना अनिवार्य है। 7 दिन के भीतर ये लग जाना चाहिए। चलिए ये सारे प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? 36 नंबर प्रश्न, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोशिका भित्ति। तो देखिए यहाँ पे बात यह है, जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यही दोनों में भिन्न है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही दोनों एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बड़ी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? आंसर होगा बड़ी आंत। यहाँ पे प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मानव शरीर में जो पाचन होता है भोजन का वो कहाँ से शुरू होता है, इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। अगर
पाचन कहाँ से शुरू होता है, ये अगर प्रश्न रहता तो आंसर होगा मुंह से। मुख से ही पाचन शुरुआत होता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधिकांश भाग, जो भोजन का अधिकांश भाग होता है, वो मनुष्य शरीर का कौन सा अंग होता है जो उसे संपन्न करता है। तो भोजन पचाने में सबसे ज़्यादा जो संपन्न करता है इसे पकाने में, वो होता है बड़ी आंत। इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक जोड़े में 2 होता है, तो 23 जोड़े में हो गया 46 यानी कि 46। क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण यानी कि फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? खाद्य संरक्षण या फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा खाद्य संरक्षण एवं फूड प्रोसेसिंग हेतु बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, और यह प्रकृति में पौधे में पाया जाता है, और औद्योगिक रूप में इसे टोल्विन के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है, और इसका प्रयोग मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के तथ्यों का आप ध्यान रखेंगे। जो बेंजोइक एसिड होता है वो श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, और इसे खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेंजोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो 40वें नंबर का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परिकिरणन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देने का वजह है परिकिरणन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वो क्षितिज के समीप होता है, अतः प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आप सभी को पता होगा कि ये सबसे अधिक होता है, और इसी वजह से इसकी किरणें जो होती है वो कम बिखरती है, जबकि अन्य शेष रंग जो होते हैं वो वायुमंडल में बिखर जाते हैं। अतः लाल रंग ही है जो हम तक पहुंच पाती है। इस वजह से सूर्य जो होता है वो हमें लाल दिखाई देता है। आई होप कि आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो इस वजह से इसकी किरणें कम फैलती है अदर रंग की अपेक्षा में। तो इस वजह से सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, और इसका प्रमुख कारण जो है वो होता है प्रकीर्णन। तो आंसर होगा हमारा प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम देखेंगे 42वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 42 नंबर का आंसर होगा हमारा विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरण से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। 42 नंबर का आंसर जो होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर विटामिन डी। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। एक लाइक की अपेक्षा है आपसे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। आपका एक लाइक से मुझे और भी वीडियो अधिक बनाने की इच्छा करती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, बस आपसे यही उम्मीद है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? इस प्रश्न का आंसर होगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? काफी इजी प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रक्त में दो तरह के कोशिकाएं पाए जाते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं और सफेद रक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होते हैं वो मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जिम्मेवार होते हैं और इसी के माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो 45वें नंबर का सही आंसर होगा प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। पलायन वेग किस चीज पर निर्भर करता है? ये इस चीज पर निर्भर करता है कि वस्तु का प्रक्षेपण कहां से किया जा रहा है। प्रक्षेपण किए जाने के स्थान से ये निर्भर करता है कि प्रक्षेपण इसका कहां से किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे 46वां नंबर प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तित कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तित होना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भौतिक अभिक्रिया। जल का वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। तो हमारा 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भौतिक अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का बहुलक इनमें से क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्राकृतिक रबर का बहुलक इनमें से क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौ दुग्ध में पीलेपन का क्या कारण है? गाय का दूध में जो पीलापन होता है उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैरोटीन। गाय के दूध में पीलेपन का कारण है कैरोटीन। गाय के दूध में आप सभी को पता होना चाहिए कि कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है और यही कैरोटीन जो होता है पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है जबकि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और चाय में कैफीन पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, डायनेमो का कार्य क्या है? सभी ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद निर्धारित कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न में आपको टाइम दे रहा हूँ 20 सेकंड का। डायनेमो का कार्य क्या है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। डायनेमो का कार्य क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए टाइम अप। डायनेमो का कार्य है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 49 का हो जाएगा सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना या बदलना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? इस सीरीज से संबंधित ये लास्ट प्रश्न है, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सपाट चोटी की पठार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो सपाट चोटी की पठार सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज 3 समाप्त होता है। इस 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिली हो, अगर आप सोचते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपका किसी प्रकार का सुझाव है, किसी प्रकार की शिकायत है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दिया गया है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।